हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज के मार्केट्स टुडे में हम कवर करने वाले हैं 3 सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। पहली, टीसीएस की नई बेंच पॉलिसी आईटी एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर्स को क्या सिग्नल दे रही है। दूसरी स्टोरी, आदित्य बिरला और अडानी जैसे बड़े प्लेयर्स वायर्स और केबल्स इंडस्ट्री में क्यों एंट्री कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट इस पूरी इंडस्ट्री पर क्या होने वाला है। और तीसरी स्टोरी, टाटा मोटर्स के शेयर्स लगातार क्यों गिर रहे हैं, ब्रोकरेजेस रेटिंग क्यों डाउनग्रेड कर रहे हैं और जैगुआर लैंड रोवर का फ्यूचर क्या कह रहा है, उसको लेकर क्या कंसर्न्स है। वी विल सी ऑल अबाउट दैट। अभी रिसेंटली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक नई एसोसिएट डिप्लॉयमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। इसके अकॉर्डिंग अब टीसीएस के हर एम्प्लॉय को मिनिमम 225 बिल बिजनेस डेज काम करना जरूरी है। सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो एक एम्प्लॉय का बेंच पीरियड मैक्सिमम 35 यानी 35 बिजनेस डेज पर ईयर ही अलाउड होगा। ये पॉलिसी 12 जून से इफेक्ट में आ चुकी है। मतलब अब टीसीएस का फोकस है कि एम्प्लॉय ज्यादा टाइम तक बेंच पर ना बैठे और ज्यादा एक्टिवली क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे लगे रहें। बट ये बेंच पीरियड आखिर होता क्या है? जब आईटी कंपनी का कोई एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पे या क्लाइंट पे असाइन नहीं होता लेकिन वो कंपनी के पे रोल पे है, उस टाइम को बेंच टाइम बोलते हैं। ये लोग बेसिकली स्टैंड बाय पे होते हैं कोई नए या फिर अर्जेंट प्रोजेक्ट्स में असाइन होने के लिए। अब तक आईटी कंपनीज में लोग कभी कभी मंथ्स तक बेंच पे बैठे रहते थे, लेकिन अब टीसीएस ने क्लियरली बोल दिया है कि अब सिर्फ 35 दिनों का ही वेटिंग टाइम मिलेगा। उसके बाद या तो आपको प्रोजेक्ट मिलना चाहिए या फिर सिचुएशन कंपनी की तरफ से रिव्यू होगी। अब ऐसा स्टेप लेने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आईटी कंपनीज का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है उनका लेबर फोर्स। उनको सबसे ज्यादा पैसे अपनी एम्प्लॉयज की सैलरीज में देने होते हैं। जब दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि डिमांड स्लो हो रही है, नए प्रोजेक्ट्स कम मिल रहे हैं, तो आईटी कंपनीज के लिए बेंच पे लोगों को मंथ्स तक सैलरी देना एक बड़ा खर्चा बन जाता है। टीसीएस का ये स्टेप एक तरह से कॉस्ट कंट्रोल और बेटर वर्कफोर्स यूटिलाइजेशन की स्ट्रैटेजी है। कंपनी चाहती है कि जो लोग कंपनी में हैं वो एक्टिवली बिलेबल प्रोजेक्ट्स पे लगे रहें ताकि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स पे पॉजिटिव इंपैक्ट आए। और ये एक सिग्नल भी है बाकी आईटी कंपनीज के लिए, और शायद इन्फोसिस, विप्रो या फिर एचसीएल भी कुछ ऐसी ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लाने की सोच रहे हों। जब एक बिग प्लेयर कदम उठाता है तो इंडस्ट्री जनरली उसको फॉलो करती है। इस पॉलिसी का एक दूसरा एंगल भी ये है कि अब एम्प्लॉयज को अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी जो कि इन डिमांड है, उनमें एक्सपर्ट बनना होगा ताकि आपको बेंच पे रहने की टेंशन कम हो। अगर आप आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं तो ये नई पॉलिसी सिग्नल है कि आपके लिए अपस्किल होने के लिए और एफिशिएंटली काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टाइम आ चुका है। और अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो भी ये पॉलिसी का इम्पैक्ट इवैल्यूएट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब वर्कफोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है तो कंपनीज के मार्जिन्स और ग्रोथ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। Now let's move on to the second big news. आदित्य बिरला ग्रुप और अडानी ग्रुप वायर्स और केबल्स के बिजनेस में एंटर कर रहे हैं और इस एंट्री से पूरे इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट होने वाला है। पहले तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स शायद एक्विजिशंस के थ्रू फास्ट एक्सपेंशन करने वाले हैं। मतलब कि इंडस्ट्री कंसोलिडेट होगी, यानी कि बहुत सारे छोटे प्लेयर्स के बदले शायद इंडस्ट्री में अब कुछ बड़े प्लेयर्स ही रह सकते हैं। और ये कुछ नया नहीं है, ये सेम ट्रेंड तब भी देखने को मिला था जब अडानी ग्रुप ने 2022 में सीमेंट इंडस्ट्री में एंटर किया था। तब नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में आदित्य बिरला ग्रुप के अल्ट्राटेक ने अपनी पोजीशन मेंटेन रखने के लिए मल्टीपल छोटी कंपनीज को एक्वायर किया था। और अभी जब आदित्य बिरला ग्रुप के बिरला ओपस ने पेंट इंडस्ट्री में एंटर किया, तब जेएसडब्ल्यू पेंट्स भी एक्जो नोबेल के इंडियन ऑपरेशंस को एक्वायर करने की प्रोसेस में है। तो इन बिग शॉर्ट एंट्रीज से वायर एंड केबल इंडस्ट्री में छोटी कंपनीज के एक्वायर होने का फुल चांस है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स यानी कि स्क्रैच से शुरू करके बिजनेस बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिसोर्सेज भी लगते हैं। तो अडानी और बिरला दोनों ही शायद रेडीमेड बिजनेसेस बाय करें और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने का ट्राई कर सकते हैं। और ये छोटी कंपनीज के लिए भी एक परफेक्ट कैश आउट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जो प्लेयर्स अपना बिजनेस एग्जिट करना चाहते हैं फिलहाल, उनके लिए अभी एक गोल्डन चांस है।
बट दूसरी तरफ दो बड़े प्लेयर्स आने से कंपटीशन अब नेक्स्ट लेवल होने वाला है। मार्केट में ऑलरेडी कई सारे बड़े नाम हैं जैसे कि फिनोलेक्स केबल्स, हैवेल्स इंडिया, पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज और आरआर केबल। इनके लिए चैलेंज ये है कि मार्जिन्स टाइट हो जाएंगे और नए एंट्रेंट्स का प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में लगभग 2% का हिट लग सकता है, यानी मार्जिन्स गिरने वाले हैं क्योंकि मार्केट में प्राइसेस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एक और बात, अडानी और बिरला जैसे बड़े प्लेयर्स के पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी फायदा होता है, मतलब कि वो रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक अपना कंट्रोल रखते हैं। इससे कॉस्ट एडवांटेज भी मिलता है जो कि छोटी कंपनीज के पास नहीं होता। अडानी एंटरप्राइजेस और आदित्य बिरला का हिंडाल्को दोनों फॉर एग्जांपल वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले रॉ मटेरियल्स कॉपर और एल्युमिनियम को मैन्युफैक्चर करते हैं। इससे दोनों को कॉस्ट में फायदा हो सकता है। आज वायर्स और केबल्स मार्केट इंडिया में $9 बिलियन प्लस का है और पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री 10 से 12% CAGR से ग्रो हुई है। अगले कुछ सालों में भी ग्रोथ स्पीड अप होने वाली है, लगभग 10 से 13% तक का एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मतलब कि अगले 6 से 7 सालों में ये मार्केट डबल हो सकता है। और पावर सेक्टर ये तो इस इंडस्ट्री का हीरो बनने वाला है। इंडिया में नए पावर प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से सबसे ज्यादा डिमांड इस सेक्टर में आएगी। बाकी कंट्रीज में जनरली केबल्स की डिमांड रिप्लेसमेंट के लिए होती है, लेकिन इंडिया में तो नए कनेक्शंस की डिमांड स्काई है अभी भी। सो ये सेक्टर है तो काफी अट्रैक्टिव। बट शॉर्ट टर्म में एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, स्पेशली यूएस के नए टैरिफ्स की वजह से। लेकिन लॉन्ग टर्म में डिमांड स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आरआर केबल के प्रोडक्ट हेड नैतिक पुनामिया ने बोला है कि ये अडानी और आदित्य बिरला से आने वाला डिसरप्शन भी शॉर्ट टर्म ही रहेगा, मतलब कि थोड़ा सा झटका लगेगा लेकिन ज्यादा दिन तक इंपैक्ट नहीं चलेगा। तो ओवरऑल स्टोरी ये है कि कंपटीशन हीट अप होने वाला है, कंसोलिडेशन का फेज शुरू हो गया है और वायर्स और केबल सेक्टर में बड़ी कंपनीज की पावर प्ले देखने को मिलने वाली है। लास्टली, जहां हमने न्यू प्लेयर्स का बिजनेस में आना देखा, टीसीएस का एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए रूल्स को चेंज करना देखा, वहीं पर आता है टाटा मोटर्स, जिसके शेयर्स ड्रास्टिकली पिछले कुछ दिनों में गिर रहे हैं। टाटा मोटर्स के शेयर्स पिछले 5 दिनों में लगभग 8.3% गिर चुके हैं। कल भी स्टॉक लगभग 0.7% और गिरा। लेकिन ये सिर्फ एक कैजुअल मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं है, ये जैगुआर लैंड रोवर यानी कि JLR के FY26 के वीक आउटलुक अनाउंस करने का रिजल्ट है, जिससे इन्वेस्टर के सेंटिमेंट शिफ्ट हो गए हैं। JLR ने इन्वेस्टर डे पर बोला कि उनकी EBIT मार्जिन FY26 में 5 to 7% तक गिर सकती है, जबकि FY25 में ये मार्जिन 8.5% थी। कंपनी ने यह भी बताया है कि FY26 में उनका फ्री कैश फ्लो नियर जीरो रहने का चांस है, जब FY25 में उन्होंने 1.5 बिलियन पाउंड्स जनरेट किया था। JLR अब बहुत सारे बिजनेस चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शनिज्म, चाइना की वीक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि BEV ट्रांजिशन में प्रॉब्लम्स, एमिशन रेगुलेशंस का प्रेशर और राइजिंग वारंटी कॉस्ट्स। साथ ही इंडिया में भी अब कमर्शियल व्हीकल डिमांड स्लो हो गई है और इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स में कंपटीशन फुल स्पीड से बढ़ रहा है। सो इससे टाटा मोटर्स के लिए जो प्रेशर है वो दोनों फ्रंट से आया है, इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी। टैरिफ के इंपैक्ट को ऑफसेट करने के लिए कंपनी एक मेजर कॉस्ट कटिंग प्लान कर रही है। टारगेट 1.4 बिलियन पाउंड्स का है और ये सेविंग्स FY26 से 27 के बीच इंप्लीमेंट होगी। टाटा मोटर्स का लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि FY27 से 28 तक वो अपनी EBIT मार्जिन फिर से 10% तक ले आए, जबकि उनकी लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन 15% EBIT मार्जिन की है। एक पॉजिटिव एंगल ये है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि US-UK ट्रेड डील जल्द ही फाइनलाइज हो सकती है, जिसके बदले JLR पे US में लगने वाले टैरिफ्स 27.5% से सीधा 10% तक गिर सकते हैं। कंपनी का यह भी कहना है कि ये ट्रेड डील बैकडेट होकर मई 2025 से एप्लीकेबल हो सकती है, जो कि उनके लिए एक बड़ी रिलीफ होगी। टाटा मोटर्स ने अपना 18 बिलियन पाउंड्स इन्वेस्टमेंट प्लान नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कंफर्म किया है और कॉस्ट कटिंग का एक्चुअल इंपैक्ट FY26 के सेकेंड हाफ से विजिबल होगा। JLR की पाइपलाइन में नए EV लॉन्चेस भी हैं, जैसे कि रेंज रोवर EV, फ्रीलैंडर EV और जैगुआर EV। लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन अभी भी स्लो चल रहा है, स्पेशली कस्टमर एक्सेप्टेंस लो है और रेगुलेटरी क्लैरिटी भी अभी मार्केट में अलग है। फॉर एग्जाम्पल, ADAS सिस्टम कंपनीज को US और चाइना के लिए अलग अलग डेवलप करने पड़ रहे हैं, जो कि कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को बढ़ा देते हैं। तो अब ओवरऑल सीन ये है कि टाटा मोटर्स एक चैलेंजिंग फेज में है। उनको मल्टीपल ग्लोबल और लोकल प्रेशर्स हैंडल करने पड़ रहे हैं। चाइना की डिमांड लो है, BEV अडॉप्शन स्लो है, कमर्शियल व्हीकल ग्रोथ भी ठंडी पड़ रही है और कंपटीशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ब्रोकरेजेस कॉशियस हैं, स्टॉक पे शॉर्ट टर्म प्रेशर रहने का चांस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉस्ट कटिंग, टैरिफ रिलीफ और नए EV लॉन्चेस कंपनी के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने 3 अलग अलग वर्ल्ड्स को कोलाइड होते हुए देखा। TCS जहां अपने लोगों से ज्यादा आउटपुट चाह रहा है, आदित्य बिरला और अडानी जैसे जायंट्स नए सेक्टर्स में लैंड को ग्रैब कर रहे हैं और टाटा मोटर्स एक टफ ग्लोबल स्टॉर्म को फेस कर रहा है। एक तरफ एफिशिएंसी और कंसोलिडेशन का जमाना है, तो दूसरी तरफ इन्वेस्टर कॉशन भी अपने पीक पर है। Let us know which story was most relevant to you. ऐसे ही high value nuanced market insights के लिए subscribe Upstocks. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.